हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फेक गर्लफ्रेंड कहानी के लास्ट एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानियां अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फेक गर्लफ्रेंड के आखिरी एपिसोड को। अब निहाल को और नाटक करने की जरूरत नहीं थी। अब आलिया के अहंकार को और उसके घमंड को, उसके इस सजे धजे महल को चकनाचूर करने का वक्त आ गया था, क्योंकि साजिद ने उसके भाभी का पता लगा लिया था और वो उनको लेने के लिए निकल चुके थे। तभी कामिनी गोयल ने हीरे की दो बड़ी कीमती अंगूठियां एक मखमली ट्रे में सजाकर निहाल और आलिया के सामने पेश करके कहा, चलिए निहाल बेटा, शुभ मुहूर्त आ गया है, आलिया को अंगूठी पहनाइए। उसी के साथ आलिया ने अपनी गोरी नाजुक उंगली निहाल की तरफ बढ़ा दी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मानो दिया को उस अंधेरी गोदाम में चिढ़ा रही हो कि देख, तेरा निहाल अब हमेशा के लिए मेरा हो गया। उसी समय निहाल ने बहुत ही धीरे से ट्रे में से वो करोड़ों के हीरे की अंगूठी उठाई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सिर्फ कैमरों की क्लिक क्लिक की आवाजें आ रही थी। सब लोग सांसें रोककर इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। निहाल ने अंगूठी को अपनी दो उंगलियों के बीच पकड़ा, वालिया की तरफ मुड़ा। आलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस जीत के पल को पूरी तरह महसूस करना चाहती थी, लेकिन निहाल का हाथ आलिया की उंगली तक पहुंचने से पहले ही 1 इंच हवा में रुक गया। आलिया ने जब महसूस किया कि अंगूठी उसकी उंगली में नहीं आई है, तो उसने अपनी तुरंत आंखें खोली और उसने देखा कि निहाल का हाथ हवा में स्थिर है और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो खुशमिजाज, रोमांटिक, प्यारा निहाल जो अब तक उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, वो अचानक गायब हो चुका था। उसकी जगह स्टेज पर एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी आंखों में यमराज जैसी क्रूरता, असीम घृणा और एक भयंकर नफरत का तूफान उमड़ रहा था। निहाल के जबड़े इतने कस गए थे कि उसकी नसें चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी आलिया ने थोड़ी घबराहट के साथ हकला कर पूछा, निहाल क्या हुआ, अंगूठी पहनाओ ना। उसे निहाल की आंखों का ये रंग देखकर एक पल के लिए डर भी लगा था। हॉल में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। करोड़ों रुपए की वो हीरे की अंगूठी आलिया की उंगली से महज कुछ मिलीमीटर दूर हवा में रुकी हुई थी। कैमरामैन की उंगलियां शटर पर जम गई थी। मेहमानों की सांसें अटक गई थी और बैकग्राउंड में बज रहा धीमा संगीत भी अब किसी डरावने सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। निहाल की आंखों का रंग बदल चुका था। वो प्यार, वो खुशी के वो पल पहले तक उसके चेहरे पर नाच रही थी, जो वो अब एक भयंकर खौफनाक तूफान में बदल चुकी थी। निहाल ने आलिया की आंखों में सीधा देखकर एक ऐसी भयंकर आवाज में बोलना शुरू किया जो माइक के बिना भी पूरे हॉल में किसी गड़गड़ाहट होते हुए बादलों की तरह गूंज गई। अचानक उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और एक बहुत ही सर्द और खतरनाक लहजे में कहा, रुको, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। निहाल के मुंह से निकले ये शब्द ने पूरे सगाई के हॉल में हलचल मचा दी। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। निहाल गुप्ती की जिंदगी में ऐसा कौन सा खास इंसान हो सकता है जिसके लिए उसने अपनी सगाई बीच में रोक दी। आलिया का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसके चेहरे की वो विजयी और अहंकारी मुस्कान हवा में गायब हो गई। उसके अंदर एक अनजान सा खौफ पैदा होने लगा। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में हैरान होकर पूछा, कौन है वो इंसान?" आलिया की इस घबराहट को देखकर
निहाल के अंदर के उस घायल शेर को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने अपने चेहरे पर बड़ा ही शांत, रहस्यमयी लेकिन खौफनाक मुस्कान सजा ली। निहाल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बड़े ही इत्मीनान से कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें उनसे मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो बस कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे। कहानी में आए इस मोड़ से कामिनी और आलिया गोयल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दोनों माँ बेटी हैरान और परेशान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि निहाल किस इंसान की बात कर रहा है। क्या निहाल को सच्चाई पता चल गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो सारे सबूत मिटा दिए थे। फिर निहाल किसका इंतजार कर रहा है? स्टेज के कोने में खड़ी तान्या के पसीने अब छूटने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निहाल की वो लाल और रहस्यमयी आंखें बार बार उसी की तरफ देख रही है और उसके सारे गुनाह को पढ़ रही है। हालात को बिगड़ता हुआ देख कामिनी गोयल, जो हमेशा से परिस्थितियों को संभालने में माहिर थी, अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान लेकर तुरंत आगे आई। उसने निहाल के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही मीठी पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान में उसे समझाने की कोशिश करके कहा, निहाल बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? इतने सारे मेहमान, मीडिया वाले हम ये देख रहे हैं। जो भी तुम्हारा वो खास इंसान है वो बाद में भी आ सकता है। तुम पहले अंगूठी पहना दो आलिया को, क्योंकि तब तक वो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा। कामिनी के यह बहस सुनकर निहाल के चेहरे की वो खौफनाक मुस्कान और चौड़ी और गहरी हो गई। उसने कामिनी के हाथ को अपने कंधे पर बड़े ही शालीनता से लेकिन एक झटके से हटा दिया। निहाल ने कामिनी की आंखों में देखकर बहुत ही सहज और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं मॉम, जो इंसान आने वाला है उसके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं करता। मेरी जिंदगी की हर सफलता, मेरा हर एक कदम उनके आशीर्वाद का ही मोहताज है। इसलिए उनके आशीर्वाद के साथ खुद ब खुद मुहूर्त शुभ हो जाता है। मुझे किसी पंचांग या घड़ी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उनका ही इंतजार है। निहाल के इन शब्दों में जो दृढ़ता, जो खौफ था, उसने कामिनी का मुंह बंद करवा दिया। पूरा गोयल परिवार अब एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा था। वहीं निहाल वापस अपनी जगह पर बहुत ही आराम से खड़ा हो गया। वालिया के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो उससे हंसकर बातें कर रहा था। मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करने का इशारा कर रहा था, जिसे देखकर आलिया और कामिनी को लगा कि शायद निहाल सच में किसी बिजनेस पार्टनर या कोई बड़े राजनेता का इंतजार कर रहा होगा। आलिया धीरे धीरे अपनी उस घबराहट से बाहर अब आने लगी थी। इसे वो अपनी जीत ही मान रही थी। उसे लगा कि निहाल उसके प्यार में इतना पागल है कि वो अपनी सगाई में किसी बहुत खास इंसान को बुलाकर आलिया की अहमियत बढ़ाना चाहता है। लेकिन आलिया ये नहीं जानती थी कि निहाल उसकी एक एक हरकत, उसकी सांसों के उतार चढ़ाव और उसके माथे पर आ रहे पसीने की हर एक बूंद पर नजर रखे हुए था। उसने मन ही मन सोचा, तू खुश हो ले आलिया गोयल, अपने इस घमंड के महल में कुछ देर और राज कर ले। निहाल चाहता तो इस वक्त भरी महफिल में उस करोड़ों की अंगूठी को आलिया के मुंह पर मार सकता था। वो चाहता तो अभी इसी वक्त आलिया के बाल पकड़कर उसे पूरे होटल में घसीट सकता था। वो चाहता तो कामिनी गोयल और तान्या को उनके किए की वो भयानक सजा भी दे सकता था, जिससे उनकी रूह कांप उठती। उनका खून खोल रहा था। उसकी उंगलियां मरोड़ खाने के लिए फड़फड़ा रही थी। निहाल ने अपने अंदर उठ रहे उस ज्वालामुखी को
शांत करने की सोचा, लेकिन नहीं। अगर मैंने इन्हें अभी सजा दे दी तो वो मेरी भाभी माँ नहीं देख पाएंगी। इन नागिनों ने मेरी भाभी माँ को सरेआम जलील किया है, उन्हें मारा है, उन्हें वो दर्द दिया जिसकी कोई माफी नहीं। इन तीनों को सजा मैं अकेले नहीं दूंगा। मैं इन तीनों का घमंड, इनकी इज्जत, इनकी दौलत, सब कुछ मेरी भाभी माँ के सामने खाक करूंगा। मेरी भाभी माँ को अपने ही आंखों से इन दरिंदों का भयानक वो हश्र देखना होगा। तभी मेरी भाभी माँ के आंसुओं का असली इंसाफ होगा। जब मेरी भाभी माँ उस दरवाजे से अंदर आएगी, तब आलिया गोयल को पता चलेगा कि उसकी रखेल कौन है और इस साम्राज्य की असली मालकिन कौन है। निहाल की इसी खौफनाक और अचूक प्लानिंग के साथ एक शिकारी की तरह वो चुपचाप खड़ा था, अपने शिकार को खुद ब खुद जाल में फंसता हुआ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की चकाचौंध और 5 स्टार होटल के उस सजे धजे महल से बहुत दूर शहर के बाहरी इलाके में स्थित रस्तोगी टेक्सटाइल मिल के खंडर में मौत का तांडव शुरू होने वाला था। बारिश की तेज बूंदें उस वीरान और भयानक मिल की जर्जर लोहे की छतों पर गिरकर एक डरावना संगीत पैदा कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सीलन की बदबू, जंग खाई हुई मशीनें। मिल के सबसे बड़े गोदाम के बाहर घुप अंधेरे में आलिया और कामिनी के किराए के गुंडे बाहर उसके पहरा दे रहे थे। साजिद अपनी एलीट अल्फा टीम के साथ उस गोदाम से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक पुरानी दीवार के पीछे पोजीशन ले चुका था। अल्फा टीम में निहाल की प्राइवेट आर्मी के 12 सबसे खूंखार और ट्रेंड पूर्व कमांडोज शामिल थे। सभी ने काले रंग के टैक्टिकल गियर पहने थे। उनकी आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स लगे थे और उनके हाथों में साइलेंसर लगी हुई अत्याधुनिक M4 कार्बाइन राइफल्स थी। साजिद ने अपने नाइट विजन गॉगल के गोदाम से बाहर का जायजा लिया। बारिश के बावजूद गोदाम के मुख्य लोहे के दरवाजे के पास एक छोटी सी टिन की शेड के नीचे 10 से ज्यादा खूंखार गुंडे बैठे हुए थे। वो शराब पी रहे थे, ताश के पत्ते खेल रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां बककर जोर जोर से आपस में हंस रहे थे। उन गुंडों के हाथों में देसी कट्टे, नंगी तलवारें, लोहे की रोड थी। इन सब का लीडर था जग्गू। जग्गू एक भारी भरकम, भयानक चेहरे वाला और बेरहम गुंडा था, जिसके गाल पर एक बड़ा सा कट का निशान भी था। वालिया का सबसे वफादार कुत्ता था। जग्गू एक कुर्सी पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। अपने एक साथी से कह रहा था, अबे वो अंदर वाली चुड़ैल तो बड़ी सख्त जान निकली, इसकी टांग टूट गई। मैडम ने इसे बेल्टों से मारा, लेकिन अभी तक मरी नहीं। मैडम ने कहा है कि सुबह सगाई की अंगूठी दिखाकर इसे मारना है, तब तक इसे एक पानी की बूंद भी नहीं देना। ये बात साजिद ने अपने पैराबोलिक माइक्रोफोन, जिससे दूर की आवाज सुनी जा सकती है, वहां से सुन ली। भाभी जी जिंदा है। ये सुनकर साजिद की जान में जान आ गई, लेकिन जग्गू के मुंह से दिया भाभी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द और यातनाओं को सुनकर साजिद का खून खोल गया। साजिद निहाल को अपना भगवान मानता था और दिया भाभी को अपनी सगी माँ के समान इज्जत देता था। साजिद ने अपनी टीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खूनी चमक थी जो युद्ध के मैदान में एक सिपाही की होती है। साजिद ने अपने वायरलेस सेट पर फुसफुसा कर कहा, अल्फा टीम ध्यान से सुनो। गोदाम के बाहर 12 गुंडे हैं। मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। सबके सब साइलेंट टेक डाउन होने चाहिए। अंदर हमारी भाभी माँ है और एक भी गोली की आवाज उन्हें डरा सकती है। और हाँ, इस जगह को जिंदा छोड़ना है। मैं खुद उस साले की खाल उधेड़ूंगा। पोजीशन लो और एक साथ वार करो। गो गो गो। ऑर्डर मिलते ही अल्फा टीम के कमांडोज अंधेरे में किसी खौफनाक परछाई की तरह फैल चुके थे।
बारिश और तूफान के शोर ने उनके कदमों की आहट को पूरी तरह दबा दिया था। चार स्नाइपर ने मिल की टूटी हुई छतों पर पोजीशन ले ली और अपने लेजर पॉइंटर्स गुंडों के सिर पर सेट कर दिए। जग्गू अभी भी अपनी बीड़ी का कश ले रहा था कि अचानक फुट 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 की हल्की हल्की आवाजें आई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, ताश खेल रहे चार गुंडों के माथे के आर पार गोलियां निकल गई और वो बिना कोई आवाज किए सीधे जमीन पर कीचड़ में जा गिरे। तभी ये गुंडे ने चिल्लाने की कोशिश की, अबे क्या हुआ? लेकिन तभी अंधेरे में से साजिद का एक कमांडो भूत की तरह उसके पीछे उभरा और उसने अपने टैक्टिकल चाकू से एक ही झटके में उस गुंडे की गर्दन रेत दी, जिसे खून का फवारा फूटा और वो जमीन पर ढेर हो गया। जग्गू ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत कहां से बरस रही है। जग्गू ने चिल्लाकर अपनी देसी पिस्तौल निकाल कर कहा, बंदूकें निकालो सालो, पुलिस आ गई है। लेकिन यह पुलिस नहीं थी, ये निहाल गुप्ता की खूनी फौज थी। अगले 20 सेकंड के अंदर पूरे गोदाम के बाहर लाशों का ढेर लग गया। अल्फा टीम ने बिना किसी रहम के, बिना कोई मौका दिए, बचे हुए गुंडों को साइलेंसर लगी बंदूक से गोलियों से भून डाला। किसी की छाती पर गोली लगी तो किसी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब सिर्फ जग्गू बचा था। वो डर के मारे कांप रहा था और गोदाम के लोहे के दरवाजे की तरफ वो भागने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे को छू पाता, एक भारी फौजी बूट ने उसकी पीठ में एक ऐसी भयंकर लात मारी कि जग्गू हवा में उड़ता हुआ सीधा टिन के दरवाजे से टकरा गया। साजिद अंधेरे से बाहर निकल कर आया। उसके हाथों में एक भारी लोहे का पेंच था। उसकी आंखों में यमराज के जैसा गुस्सा था। जग्गू ने स्क्रीन से उठकर साजिद पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन साजिद ने बिजली की फुर्ती से उसके हाथ पर एक जोरदार लात मार दी। पिस्तौल दूर जा गिरी और जग्गू की कलाई की हड्डी टूट गई, जैसे जग्गू दर्द से चीख पड़ा। तभी साजिद ने बिना एक सेकंड रुके जग्गू के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसे जमीन से उठाकर घसीटते हुए बाहर बारिश में ले गया। तभी जग्गू ने तड़पते हुए धमकी देकर कहा, तुम तुम कौन हो? मैं आलिया गोयल का आदमी हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आगे से साजिद ने एक भयानक हंसी हंसी और उस भारी लोहे के पेंच को जग्गू के घुटने पर पूरी ताकत से जड़ दिया। साजिद ने जग्गू के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारकर कहा, तुम आलिया गोयल का कुत्ता है ना? हम निहाल गुप्ता के यमदूत हैं। तूने हमारी भाभी माँ को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की साले? इसके उसके कई दांत टूटकर अब बाहर आ गिरे थे। साजिद ने जग्गू को अधमरा कर दिया, उसकी पसलियां तोड़ दी और अपने दो कमांडोज के हवाले करके कहा, इसे बांध कर गाड़ी में डालो, बॉस इससे पर्सनली हिसाब करेंगे। इसके बाद साजिद ने अपने दोनों हाथों से उस गोदाम के भारी और जंग खाए हुए लोहे के दरवाजे को खोला। दरवाजा एक भयंकर चरमराती आवाज के साथ खुला। गोदाम के अंदर गुप्त अंधेरा था। सिर्फ बारिश के बूंदों के टपकने की आवाजें आ रही थी। साजिद ने अपनी पावरफुल फ्लैश लाइट ऑन की और उसकी रोशनी गोदाम के बीचों बीच पड़ी। रोशनी जैसे ही उस लोहे की कुर्सी पर पड़ी, साजिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से टोर छूटते छूटते बची। जो इंसान इतना खूंखार और पत्थर दिल था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुर्सी पर दिया बंधी हुई थी। उनकी हालत ऐसी थी जिसे देखकर भगवान का भी दिल पसीज जाए। दिया कि वो खूबसूरत पेस्टल रंग की साड़ी अब पूरी तरह से फट चुकी थी। खून, धूल और गरीस से वो सन चुकी थी। उनके बाल उलझे हुए थे और माथे से बहता खून अब उनके चेहरे पर सूख कर जम चुका था। आलिया के बेल्ट की मार ने उनके कंधों को और बाहों पर गहरे
नीले रंग जमा दिए थे, जिनमें से अभी भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। लेकिन सबसे भयानक नजारा उनकी दाईं टांग का था। लोहे की रोड से मारे जाने के कारण उनकी दाईं टांग घुटने के नीचे से अजीब कोण में मुड़ गई थी। वहां से बहते खून ने जमीन में एक तालाब बना दिया था। दिया के होठ पूरी तरह सूख चुके थे और उनका बेजान सिर छाती पर लुढ़क चुका था। साजिद के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उसने चिल्लाकर कहा, भाभी माँ। वो पागलों की तरह दौड़कर दिया के पास पहुंचा। वहीं उसकी यह चीख सुनकर पूरी अल्फा टीम अंदर आ गई। उनके साथ आया एक स्पेशल ट्रोमा मेडिक तुरंत आगे बढ़ा। साजिद ने अपने कांपते हुए हाथों से अपना टैक्टिकल चाकू निकाला और मोटे रस्सों को काट दिया, जिसने दिया की कलाइयों को लहूलुहान कर दिया था। रस्सियां कटते ही दिया का बेजान शरीर आगे की तरफ गिरने लगा, लेकिन साजिद ने उन्हें बड़े ही सावधानी से और इज्जत के साथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। साजिद लगभग रोकर कहा, मेडिक, जल्दी करो, भाभी जी की पल्स चेक करो। मेडिक ने तुरंत दिया की गर्दन पर उंगली रखी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, जो साजिद के लिए किसी सदी के जैसा था। कुछ सेकंड के बाद मेडिक ने अपना मेडिकल किट खोलकर कहा, सर, पल्स बहुत वीक है, लेकिन वो जिंदा है। उन्हें तुरंत खून चढ़ाने और सर्जिकल एड की जरूरत है। ये कहते हुए उसने सबसे पहले दिया की टूटी हुई टांग को एक एयर स्प्लिंट से बांधा ताकि दर्द और ज्यादा ना बढ़े, और फिर उनके माथे और घावों पर पेन किलर स्प्रे कर दिया। दवाओं के असर और हलचल से दिया के सुन्न पड़े शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उनके होंठ कांपे और उन्होंने अपनी भारी खून से सनी पलकों को बहुत ही मुश्किल से खोलने की कोशिश की। साजिद ने उनके चेहरे पर पड़े बालों को हटाकर कहा, भाभी, भाभी आंखें खोलिए भाभी, मैं हूं साजिद, निहाल भाई का लेफ्ट हैंड। हम आ गए हैं भाभी माँ, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे से दिया ने अपनी धुंधली आंखों से साजिद को देखा। उनका दिमाग अभी भी उस खौफनाक स्थिति में था। उन्हें लगा कि शायद ये आलिया के गुंडे हैं जो उन्हें मारने आए हैं। दिया की कमजोर और दर्द से भरी आवाज निकली। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मत मारो, मेरे मेरे निहाल की सगाई है आज, मेरा शिवम, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। यह सुनकर साजिद का दिल किसी मुट्ठी में लेकर भिंच गया। इतनी भयानक यातना, मौत के इस मुहाने पर खड़े होकर भी एक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे, अपने निहाल की चिंता थी। साजिद की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने दिया का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ माथे से लगाया और रूंधे हुए गले से कहा, अब आपको कोई नहीं मारेगा भाभी। और निहाल बॉस की सगाई उन्होंने रोक दी है भाभी। जब तक आप नहीं जाएंगे, उनका वो शुभ मुहूर्त नहीं आएगा। बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मुंबई शहर को आपके लिए सिर पर उठा लिया है। वो उस कांच के महल में उस नागिन आलिया के सामने खड़े हैं। बस वहां आपके पहुंचने की देर है भाभी। दिया के दिमाग में साजिद के शब्द धीरे धीरे गूंजे। निहाल ने सगाई रोक दी, वो मेरा इंतजार कर रहा है। दिया के दर्द से फटे हुए होठों पर अचानक बहुत ही कमजोर लेकिन विजयी मुस्कान तैर गई। उनका विश्वास, उनकी वो ललकार जो उन्होंने आलिया को दी थी, वो जीत गई थी। उनका निहाल अपनी रखेल के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के लिए उस करोड़ों की सगाई को ठुकरा रहा था। दिया ने अपनी बची खुची सारी ताकत जुटाकर कहा, मुझे मेरे निहाल के पास ले चलो साजिद। मुझे उस लड़की को उसका घमंड दिखाना है। मुझे आज मेरे निहाल की आंखों में मेरी जीत देखनी है। उनकी यह बात सुनकर आगे से साजिद ने दृढ़ता से कहा, हम अभी चल रहे हैं भाभी माँ। तभी मेडिक ने दिया को एक स्ट्रेचर पर बड़े ही सावधानी से शिफ्ट किया। उनके शरीर को गर्म रखने के लिए एक थर्मल ब्लैंकेट उठाया और उन्हें तुरंत एक हाई टेक एम्बुलेंस में
अल्फा टीम के साथ शिफ्ट किया और वहां पर लेकर जाया गया। वहीं जग्गू को दूसरी गाड़ी की डिग्गी में जानवरों की तरह बांध कर फेंक दिया गया। एम्बुलेंस का सायरन बजा और निहाल की वो खूनी फौज अपने भगवान समान भाभी माँ को लेकर वापस मुंबई शहर या 5 स्टार उस होटल की तरफ किसी तूफान की तरफ से दौड़ पड़ी। वहीं उधर से 5 स्टार होटल के शाही सगाई वाले हॉल में समय जैसे ठहर सा गया था। निहाल गुप्ता अभी भी स्टेज पर खड़ा था। उसके हाथों में वो अंगूठी थी, लेकिन वालिया को नहीं पहना रहा था। मेहमानों के बीच कानाफूसी तेज हो गई। हर कोई यही कयास लगा रहा था कि आखिर इतना इम्पोर्टेंट वो कौन सा इंसान है जिसके लिए निहाल ने भारत की सबसे बड़ी सगाई को बीच में ही रोक दिया है। आलिया का दिमाग भी अब फटने की कगार पर था। उसका अहंकार, जो कुछ देर पहले आसमान छू रहा था, अब धीरे धीरे एक घुटन में बदल रहा था। उसे स्टेज पर हजारों लोगों के सामने इस तरह इंतजार करना, एक बेवकूफ की तरह खड़ा रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने होठों को चबाकर खींचकर निहाल से कहा, निहाल, ये मजाक बहुत हो गया है। मैं आलिया गोयल हूँ। मैं इस पूरी दुनिया के सामने किसी और का इंतजार नहीं कर सकती। तुम अभी मुझे ये अंगूठी पहनाओ, वरना। तभी निहाल ने अपनी आंखें खौफनाक तरीके से आलिया पर गड़ाकर उसकी बात को बीच में काट कर कहा, वरना क्या आलिया? उसकी ये बात सुनकर आलिया एक पल के लिए सहम गई। निहाल की आवाज और तेवर उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। तभी निहाल ने एक कदम आलिया की तरफ बढ़ाया, उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि सिर्फ आलिया और उसके पास खड़ी कामिनी ही सुन सके। उसने धीरे से उससे पूछा, वरना तुम क्या करोगी आलिया? क्या तुम भी मुझे किसी वीरान खंडर में ले जाकर किसी अंधेरे गोदाम में बंद करके लोहे की रोड से मेरी टांग तोड़ दोगी? उसकी ये बात सुनकर आलिया को ऐसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने सीने से उसके नोच लिया हो। उसका पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा। उसके चेहरे का रंग, उसका सारा महंगा मेकअप एक सेकंड में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कामिनी गोयल के हाथों से तो जैसे उसकी जान ही निकल गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि निहाल को कैसे पता चला। वीरान खंडर, अंधेरा गोदाम, लोहे की रोड, टूटी हुई टांग, ये सब तो सिर्फ वो आलिया, तान्या और जग्गू जानते थे। आलिया के पैरों में भयंकर कमजोरी आ गई। उसे लगा जैसे स्टेज की जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसने कांपते हुए होठों से कुछ बोलने की कोशिश करके कहा, निहाल, तुम ये क्या बकवास, मुझे कुछ समझ नहीं। तभी निहाल के चेहरे पर एक ऐसी दानवी क्रूर मुस्कान आई जो किसी कातिल के चेहरे पर होती है। उसने आलिया का हाथ, जो अभी भी उसके हाथ में था, वो इतनी जोर से भींच दिया कि आलिया के मुंह से दर्द की एक सिसकी निकल गई। निहाल ने उसके हाथ को मरोड़कर धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, मैंने कहा था ना आलिया कि उस खास इंसान के आए बिना मैं कोई शुभ काम नहीं करता। क्योंकि जो इंसान आने वाला है वो मुझे ये बताएगा कि किस नागिन ने मेरे पीठ के पीछे मेरी भगवान जैसी माँ को डसने की कोशिश की। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है मेरी जान। तुम्हारा वो घमंड, तुम्हारी वो सत्ता, तुम्हारा वो गोयल इंडस्ट्री का गुरूर आज इस स्टेज पर टुकड़ों में बिखरेगा। आलिया को अब पूरी तरह समझ आ गया कि निहाल को सब कुछ पता चल चुका है। उसका वो खौफनाक खेल, जो उसने दिया को खत्म करने के लिए रचा था, अब वो उल्टा उसी की गर्दन का फंदा बन चुका है। आलिया ने घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखा। कामिनी की हालत तो आलिया से भी बदतर थी। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। कामिनी ने तुरंत अपने पर्स से फोन निकाला और कांपते हाथों से जग्गू का नंबर डायल करने की कोशिश की, ताकि वो उसे दिया को खत्म करने का आदेश दे सके। लेकिन जैसे ही कामिनी ने फोन कान के लगाया, सामने से कोई रिंग नहीं आई। तभी उसी समय हॉल के मेन दरवाजे से बाहर
होटल के उस भारी सिक्योरिटी वाले इलाके में एक भयंकर शोर गूंजा। गार्ड्स के चिल्लाने की आवाजें, भारी बूटों के चलने की आवाज ने पूरे हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तभी निहाल ने आलिया का हाथ एक झटके से छोड़ दिया। उसने स्टेज के माइक को अपने हाथ में लिया और पूरे हॉल को संबोधित करते हुए एक ऐसी गर्जना की जिसे छत के शैंडलियर भी कांप उठे। निहाल ने अपनी कड़क आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो खास इंसान आ चुका है। अपने दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आप सभी इंडिया के सबसे बड़े यंग बिजनेस मैन की सगाई नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग और एक खौफनाक सच का पर्दाफाश देखने वाले हैं। उसने इतना ही कहा था कि तभी हॉल के भारी और विशाल ओक की लकड़ी से बने मुख्य दरवाजे एक भयंकर आवाज के साथ खुल गए। तभी हॉल के भारी और विशाल के गेट के सामने का जो नजारा था, उसे देखकर पूरे हॉल में एक साथ हजारों लोगों की चीख और हाफने की आवाज गूंज गई। मीडिया के कैमरे पागलों की तरह उस दरवाजे की तरफ फ्लैश करने लगे। वहां दरवाजे के बीचों बीच साजिद और उसके हथियारों से लैस ब्लैक कमांडोज खड़े थे और उनके ठीक पीछे एक स्ट्रेचर था। उस स्ट्रेचर पर दिया लेटी हुई थी। उनके माथे पर पट्टियां बंधी थी। उनका पूरा शरीर उनकी फटी हुई साड़ी से खून से लथपथ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके एक तरफ शिवम भैया रोते हुए उनका हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। दिया के उस भयानक और खून से सने रूप को देखकर पूरा हॉल सन रह गया, लेकिन आलिया और कामिनी के लिए यह किसी भूत को देखने से भी ज्यादा खौफनाक था। जिस औरत को वो मरा हुआ या अपनी मौत की भीख मांगता हुआ समझ रही थी, वह आज उनके सगाई के महल के बीचों बीच जिंदा लौट आई थी। वहीं निहाल ने जैसे ही अपनी दिया भाभी को उस स्ट्रेचर पर खून से लथपथ देखा, उसके अंदर का वो झूठा नकाब, वो एक्टिंग, सब कुछ टूट कर बिखर गया। वो अरबपति बिजनेसमैन एक पल में उस छोटे से अनाथ बच्चे में बदल गया, जिसकी माँ खून से लथपथ उसके सामने हो। निहाल के हाथ से वो करोड़ों की अंगूठी छूटकर स्टेज पर गिर पड़ी। वो पागलों की तरह रोता रहा, मेहमानों को चीरता हुआ सीधा दौड़कर अपनी भाभी माँ के स्ट्रेचर के पास पहुंचा। घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसने दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, भाभी माँ। निहाल की ये रुलाई इतनी दिल दहला देने वाली थी कि हॉल में मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। हॉल के उस भव्य और चमचमाते फर्श पर, जहां कुछ पल पहले तक करोड़ों रुपए के हीरों की चमक और शैंपेन की महक छाई हुई थी, अब वहां पर सिर्फ खून की गंध और मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। सगाई के उस विशाल स्टेज के ठीक नीचे इंडिया का सबसे ताकतवर और यंग अरबपति निहाल गुप्ता घुटनों के बल बैठा और एक छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसका सिर उस स्ट्रेचर पर रखी दिया भाभी की खून से सनी टांगों के पास था। निहाल के आंसू दिया के फटे हुए कपड़े और उनके घावों पर गिर रहे थे। ये नजारा इतना हृदय विदारक था कि वहां मौजूद मीडिया वालों के कैमरे भी एक पल के लिए कांप गए और कई मेहमानों की आंखों से आंसू छलक पड़े। दिया ने अपने भारी और सोजी हुई पलकें खोली। उनके शरीर में भले ही जान न बची हो, लेकिन अपने बेटे समान देवर को इस तरह रोता देखकर उनकी ममता फिर से जाग उठी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपना कांपता हुआ, घावों से भरा हुआ हाथ उठाया और निहाल के सिर पर रख दिया। तभी दिया ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, निहाल मेरे बच्चे रो मत। दिया की आवाज इतनी कमजोर थी कि वो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन निहाल के लिए वो आवाज किसी संजीवनी से कम नहीं थी। निहाल ने तुरंत अपना सिर उठाया और दिया के उस कांपते हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर चूमने लगा।
उसने रो कर कहा, भाभी माँ, ये क्या हो गया? किसने किया है ये सब? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपको बचा नहीं पाया। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। निहाल का पूरा शरीर कांप रहा था। दिया ने अपने भारी और सूजी हुई पलकें खोली। उनके सामने उनका निहाल था। वो निहाल जिसे उन्होंने अपनी कोख से न जन्म देकर भी खून से सींचा था। दिया की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उनके उस सूखे कटे हुए होठों पर एक बहुत ही कमजोर लेकिन विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और निहाल के आंसू पोंछकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, रो मत मेरे लाल। मैंने मैंने उस लड़की से कहा था कि मेरा निहाल मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मैंने उससे कहा था कि तू अपनी माँ के बिना वो अंगूठी नहीं पहनाएगा। तूने तूने मेरी बात रख ली बेटा। तूने एक रखेल के ताने को हरा दिया। रखेल, ये शब्द सुनते ही निहाल का पूरा शरीर भयंकर झटके से कांप उठा। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अचानक रुक गए और उनकी जगह एक भयंकर खूनी आग ने ले ली। उसने चिल्लाकर कहा, उसने उसने क्या कहा? ये? निहाल की आवाज में जो भयंकर ठंडक थी, उसने शिवम भैया को भी हरा डरा दिया। तभी दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द से करहा उठी। उसी समय शिवम भैया ने रोते हुए निहाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, इन राक्षसियों ने तेरी भाभी को बेरहमी से मारा है। अगर तेरा साजिद कुछ मिनट और न पहुंचता तो मेरी दिया जिंदा नहीं बचती। निहाल का दिल फटने लगा। उसने अपनी लाल और दरकती हुई आंखों को उठाया और स्टेज पर बुत बनकर खड़ी आलिया गोयल की तरफ देखा। अब उस चेहरे पर कोई मासूमियत या दुख नहीं था। वहां साक्षात मौत और विनाश का देवता खड़ा था। निहाल ने धीरे से दिया का हाथ शिवम भैया के हाथों में सौंप कर कहा, भैया, आप भाभी माँ के पास रहिए। अब जो होने वाला है वो इस दुनिया के लिए एक सबक होगा। निहाल धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे। उसकी आंखों का रंग अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां पर एक ऐसा वो शिकारी बन चुका था जिसे अपने शिकार के खून के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। निहाल ने साजिद की तरफ देखा और एक खौफनाक गर्जना के साथ ऑर्डर देकर कहा, साजिद, इस हॉल के सारे दरवाजे सील कर दो। बाहर से पूरी आर्मी बुला लो। पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद है। उन्हें भी कह दो कि अगर कोई मेरे और मेरे मुजरिमों के बीच आया तो मैं इस पूरे होटल को शमशान बना दूंगा। आज रात अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। साजिद ने तुरंत अपने कमांडोज को इशारा किया। भारी भरकम ओक की लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए गए। उन पर ताले जड़ दिए गए। कमांडोज ने अपनी राइफलें तान ली। पूरे हॉल में दहशत फैल गई। तभी निहाल ने माइक उठाया और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर एक सीढ़ी चढ़ने की आवाज आलिया और कामिनी गोयल के दिलों पर हथौड़े की तरह बज रही थी। निहाल ने माइक पर बोलकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन और मीडिया के दोस्तों, अपने कैमरे चालू रखिए। आज आप सब एक बहुत बड़ा तमाशा देखने आए थे ना, तो अब देखिए असली तमाशा। मैं निहाल गुप्ता, आज गोयल इंडस्ट्री की मालकिन कामिली गोयल, उनकी बेटी आलिया गोयल और उनकी सबसे अच्छी दोस्त तान्या के वो काले चिट्ठे खोलने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर शैतान भी शर्म से सिर झुका लेगा। उसकी आवाज में एक भयंकर ठंडक थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर आलिया बुरी तरह से कांप रही थी। वो पीछे हटने लगी, लेकिन स्टेज के पीछे भी साजिद के दो खूंखार कमांडोज आकर खड़े हो गए। आलिया ने रोने का नाटक करके कहा, निहाल, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पागलपन है। हमने कुछ नहीं किया निहाल। तभी निहाल की दहाड़ से पूरा हॉल गूंज गया। उसने चिल्लाकर कहा, चुप रहो तुम। माइक से एक भयंकर फीडबैक साउंड आया और उसने सबके कान फाड़ दिए। निहाल ने साजिद को इशारा किया। साजिद ने एक रिमोट दबाया और सगाई के स्टेज के पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन चालू हो गई।
उस स्क्रीन पर जो दिखा उसने पूरे हॉल में मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए थे। स्क्रीन पर पैलेडियम मॉल की वो डिलीट की गई सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसे साजिद के हैकर्स ने डीप रिकवर कर लिया था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे आलिया और तान्या ने मिलकर दिया को सरेआम घसीट लिया था। कैसे आलिया ने दिया के बाल खींचे, कैसे तान्या ने उनका हाथ मरोड़ा, और कैसे उन्होंने उस बेगुनाह औरत को एक जानवर की तरह अपनी कार की डिग्गी में फेंक दिया। पूरा हॉल सन रह गया था। लोगों के मुंह से गाली, गुस्से की आवाजें निकलने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साजिद ने तभी दूसरी क्लिप प्ले की। ये वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो साजिद के पैराबोलिक माइक्रोफोन ने वाशी के उस खंडर में जग्गू के मुंह से रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो बता रहा था कि कैसे आलिया ने बेल्टों से दिया को मारा और उसकी टांग तोड़ दी, उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दी। वो ये सब देखकर और सुनकर कामिनी गोयल अब घुटनों के बल गिर चुकी थी। उसका सारा गुरूर, उसका सोशलाइट होने का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, निहाल बेटा, हमें माफ कर दे। तुम जो कहोगे, तुम जो चाहोगे, हम वो करेंगे। हमारी पूरी दौलत ले लो, लेकिन हमें पुलिस के हवाले मत करना। उसकी यह बात सुनकर निहाल ने खौफनाक हंसी हंसकर कहा, "हं, दौलत? दौलत? तुम्हारी दौलत? मोम या क्रिमिनल कामिनी गोयल, तुम्हें अपनी दौलत और अपने गोयल इंडस्ट्री का बहुत घमंड था ना। तुम्हें लगता था कि तुम पैसों पर किसी को भी खरीद सकती हो।" ये कहते हुए निहाल ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक वीडियो कॉल अपने सीएफओ और अपनी लीगल टीम को मिलाया, जो पहले से तैयार बैठी थी। वीडियो कॉल की स्क्रीन भी मेन एलईडी पर प्रोजेक्ट हो गई। निहाल ने अपने सीएफओ से कहा, मिस्टर खन्ना, ऑपरेशन चेकमेट एग्जीक्यूट करो अभी। उसकी यह बात सुनकर आगे से मिस्टर खन्ना ने हामी भरी और कीबोर्ड पर कुछ कमांड्स टाइप किए। इसके बाद निहाल ने पूरे हॉल को देखकर कहा, कामिनी गोयल, तुमने मेरी दौलत हड़पने के लिए सारा नाटक रचा था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम एक ऐसे आदमी से खेल रही थी जिसने अपना सारा साम्राज्य अपनी मेहनत से बनाया है। पिछले 1 घंटे में जब मैं तुम्हारे साथ हंसकर सगाई का नाटक कर रहा था, मेरी लीगल और फाइनेंशियल टीम ने गोयल इंडस्ट्री के सारे मेजॉरिटी शेयर्स नमी कंपनियों के जरिए टेक ओवर कर लिए हैं। तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया है। उसके ये बात सुनकर कामिनी और आलिया की आंखें फट गई। निहाल ने आगे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे सारे स्विस बैंक अकाउंट, तुम्हारी हवाला की रकम और अंडरवर्ल्ड डॉन मुस्तफा के साथ तुम्हारे सारे गैर कानूनी लेन देन के सबूत ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस कमिश्नर के प्राइवेट सर्वर पर भेज दिए। ये कहते हुए निहाल ने हॉल में बैठे मुंबई के पुलिस कमिश्नर की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी कुर्सी पर खड़े होकर सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद निहाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, अगले 10 मिनट में तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। तुम्हारा बांद्रा वाला वो करोड़ों का मैंशन कुर्क हो जाएगा। तुम सड़क पर आ चुकी हो आलिया। तुम्हारा गोयल इंडस्ट्री अब राख का ढेर बन चुका है। तुम अब एक भिखारी हो। उसकी यह बात सुनकर कामिनी गोयल को दिल का दौरा पड़ने के जैसी हालत हो गई। वो जमीन पर गिरकर पागलों की तरह रोने लगी। आलिया अपने सिर के बाल नोचने लगी थी। जिस दौलत और रुतबे के लिए उन्होंने एक बेगुनाह माँ के जान लेने की कोशिश की, वो दौलत अब एक पल में धुएं की तरह उड़ चुकी थी। दौलत और रुतबे का घमंड तोड़ने के बाद निहाल की आंखों में वो आदिम और खूंखार चमक आई जो सिर्फ एक प्रतिशोधी दैत्य की आंखों में होती है। उसने अपना माइक नीचे फेंक दिया और शेरवानी के बटन खोलकर उसे उतार कर फेंक चुका था। अब वो सिर्फ अपनी खून से सनी सफेद शर्ट में था। तभी निहाल ने एक ठंडी और मौत जैसी आवाज में कहा, दौलत का हिसाब तो हो गया है, लेकिन मेरी भाभी माँ के शरीर पर जो घाव लगे हैं, उनकी जो टांग तोड़ी गई है, उसका जो बाल नोचे गए हैं, उनका हिसाब तो अभी बाकी है।
यह कहते हुए उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसी समय निहाल की आंखों में एक ऐसा भयंकर खून उतर आया जिसे देखकर यमराज भी कांप जाए। वो सबसे पहले स्टेज के कोने में छिपने की कोशिश कर रही तान्या की तरफ बढ़ा। तान्या डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। उसने साजिद के कमांडो के पैरों में गिरकर भागने की कोशिश की, लेकिन कमांडो ने उसे गर्दन से पकड़कर वापस निहाल के सामने फेंक कर कहा, निहाल, निहाल प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आर्या ने मुझे मजबूर किया था, मैं तो सिर्फ। ये कहते हुए तान्या फूट फूट कर रोने लगी। तभी निहाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दांत पीस कर कहा, तुमने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज में मैंने साफ देखा है तान्या, जब मेरी भाभी माँ मॉल में अपने बचाव के लिए गिड़गिड़ा रही थी, तब तुमने पीछे से आकर उनके दाएं हाथ को इतनी जोर से मरोड़ा कि उनके कंधे की नसें फट गई। तुमने एक मजबूर और बेबस औरत पर अत्याचार किया है, उनका हाथ मरोड़ा। निहाल ने अचानक तान्या का वही दाया हाथ अपने स्टील जैसी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और तान्या चीखने लगी। उसने चिल्ला कर कहा, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। तभी निहाल ने दहाड़ कर कहा, मेरी भाभी माँ भी ऐसे ही चीखी थी। उसने बिना एक सेकंड की देरी किए निहाल ने तान्या की कलाई और कोहनी को विपरीत दिशाओं में पूरी दानवी ताकत से मरोड़ दिया। तभी कड़ाक, हड्डियों के टूटने की एक भयंकर और दिल दहला देने वाली आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। तान्या की कलाई और कोहनी की हड्डियां अपने जगह से उखड़ गई थी। तान्या के मुंह से दर्द की एक ऐसी गगन भेदी चीख निकली कि कई मेहमानों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, कान ढक लिए। तान्या दर्द के मारे जमीन पर तड़पने लगी। उसका हाथ एक अजीब से कोण में झूल रहा था। निहाल ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और आगे बढ़ गया। अब बारी थी कामिनी गोयल की। कामिनी जमीन पर पड़ी अपनी बेटी को बचाने के लिए रेंग रही थी। निहाल ने जाकर कामिनी के दोनों कंधों को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। तभी निहाल ने अपने ठंडे स्वर में कहा, तुम तुम एक औरत होकर, एक माँ होकर, तुमने मेरी माँ जैसी भाभी को उस अंधेरे गोदाम में जानवरों की तरह बांध कर रखा। तुमने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि उन्हें पानी की बूंद नहीं दी जाए। तुमने अपने हाथों से उस लाइटर को जलाकर मेरी भाभी को डराया था। यह कहते हुए निहाल का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। उसने गुस्से में चिल्ला कर कहा, जिन हाथों से तुमने साजिशें रची है, जिन हाथों से तुमने मेरी माँ को मारने का फरमान जारी किया, उन हाथों का अब कोई काम नहीं। निहाल ने कामिनी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और अपने दूसरे हाथ की भारी मुट्ठी से कामिनी के कोहनी के जोड़ पर एक ऐसा भयंकर और अचूक वार किया कि कोहनी का जोड़ उल्टी तरफ मुड़ गया। उसी के साथ कामिनी गोयल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, क्योंकि दर्द की इतनी से सांसें अटक गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुंह से झाग छोड़ते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसका दायां हाथ अब पूरी तरह से टूटकर बेकार हो चुका था। पूरे स्टेज पर अब सिर्फ एक मुजरिम बची थी, आलिया गोयल। वही आलिया जो कुछ देर पहले इस कांच के महल की रानी का सपना देख रही थी, आज एक भिखारी और लाचार कीड़े की तरह जमीन पर पड़ी थी। उसका करोड़ों का लाल लहंगा अस्त व्यस्त हो चुका था। उसको हीरों का हार टूटकर बिखर गया था और मेकअप आंसू और पसीने में धुलकर एक चुड़ैल लग रही थी। आलिया पीछे खिसकते स्टेज के किनारों तक पहुंच गई। निहाल बहुत ही धीमी चाल से एक मौत के फरिश्ते की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। निहाल की आंखें आलिया को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की चीर फाड़ करने के लिए उसे घूरता है। उसने आलिया के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, निहाल, मेरे पति की खातिर मुझे छोड़ दो। मैंने सब तुम्हें पाने के लिए किया था। मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ। आलिया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। तभी निहाल ने उसके पास पहुंचकर एक जोरदार ठहाका लगाया। वो ठहाका इतना खौफनाक था कि आलिया की रूह कांप गई। उसने चिल्लाकर कहा, प्यार? तुम प्यार का मतलब भी जानती है डायन? प्यार वो होता है जो मेरी भाभी माँ के लिए उन्होंने मेरे साथ किया। खुद भूखी रहकर उन्होंने मुझे खिलाया। तूने मेरी दौलत से प्यार किया था और सबसे बड़ा गुनाह। निहाल की आवाज फुफकार में बदल गई। उसने आगे बढ़कर आलिया के बालों को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से जकड़ा कि आलिया के सिर की नसें फटने को हो गई। उसने चिल्ला कर कहा,
सबसे बड़ा गुनाह तूने तब किया जब तूने मेरी भगवान जैसी माँ को रखेल कहा है। ये शब्द सुनते ही निहाल का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने आलिया को फिर से हवा में उठाकर कहा, तूने अपने इस घिनौने हाथों से मेरी माँ के बाल खींचे थे ना। तूने इन्हीं हाथों से लोहे की रोड उठाकर मेरी माँ की टांग तोड़ी थी। तूने इन्हीं हाथों से चमड़े की बेल्ट लेकर मेरी माँ के नाजुक शरीर पर वार किए थे ना। निहाल हर एक सवाल के साथ आलिया को झकझोर रहा था। उसने आगे कहा, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि जब किसी बेटे की माँ पर कोई हाथ उठाता है तो वो बेटा क्या कर सकता है। निहाल ने आलिया को जमीन पर पटका। साजिद ने पीछे से आकर वो भारी लोहे की रोड जिसे अल्फा टीम ने उसे गोदाम से बरामद किया था, जिस पर दिया का खून लगा था, निहाल के हाथों में थमा दी। लोहे की उस खूनी रोड को निहाल के हाथों में देखकर आलिया की चीखें निकल गई। उसने चिल्लाकर गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं, भगवान के लिए नहीं निहाल, मुझे पुलिस को दे दो, मुझे जेल भेज दो, लेकिन मुझे मत मारो। लेकिन आगे से निहाल ने ठंडे स्वर में कहा, पुलिस तुझे सजा देगी आलिया, लेकिन पुलिस तुझे तेरे जुर्म की सजा देगी। मैं तुझे मेरी माँ के आंसुओं की सजा दे रहा हूँ। निहाल ने आलिया के दाएं हाथ को अपने भारी बूट के नीचे दबाया ताकि वो हाथ ना हिल सके। आलिया दर्द से छटपटाने लगी। निहाल ने दोनों हाथों से उस भारी लोहे की रोड को उठाकर कहा, ये मेरी भाभी माँ की टांग के लिए। और ये कहते हुए निहाल ने वो रोड उसके दाईं कलाई और फोरआर्म के बीच दे मारी, जिससे हड्डी के दो टुकड़े होकर मांस को फाड़ते हुए बाहर आ गई। खून का फव्वारा फूटा और आलिया के चेहरे पर जा गिरा। आलिया की ऐसे दिल दहला देने वाली गगनभेदी चीख गूंजी, होटल के बाहर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गई। दर्द के मारे आलिया की आंखें बाहर को आ गई। उसका पूरा शरीर एक मछली की तरह तड़पने लगा। लेकिन निहाल का प्रलय अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपना पैर हटाया, आलिया के बाएं हाथ को अपने बूट के नीचे दबाया और फिर रोड को हवा में उठाते हुए कहा, ये मेरी माँ के शरीर पर पड़े बेल्ट के घावों के लिए। यह कहते हुए दूसरी बार रोड का प्रहार आलिया के बाएं हाथ की कोहनी पर हुआ और कोहनी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आलिया अब चीख भी नहीं पा रही थी। दर्द की भयंकर सीमा पार करने के कारण उसके गले से सिर्फ घरघराहट की आवाजें आ रही थी। उसके दोनों हाथ अब बेजान मांस के लोथड़े बन चुके थे, जो अजीब सी दिशाओं में मुड़े थे। तभी निहाल हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर आलिया का खून छिटक कर आ गया। उसने उस खूनी रोड को जमीन पर फेंक कर कहा, आज के बाद ये हाथ किसी पर उठने लायक नहीं रहेंगे। तुम जिंदा रहोगी आलिया कोई, लेकिन एक अपाहिज बनकर, एक कीड़े की तरह रेंग कर, सड़क किनारे भीख मांगते हुए। तुम्हारी दौलत भी गई, तुम्हारा गुरूर भी गया और तुम्हारा शरीर भी गया। ये मेरी भाभी माँ का असली इंसाफ है। पूरा हॉल इस कब्रिस्तान जैसी शांति में डूब गया था। तान्या, कामिनी और आलिया, तीनों औरतें जिन्होंने दिया पर जुल्म ढाए, आज अपने ही खून के तालाब में तड़प रही थी। उनके टूटे हुए हाथ उनके अहंकार की चिता बन चुके थे। तभी साजिद ने इशारा किया और पुलिस कमिश्नर अपनी भारी फोर्स के साथ स्टेज पर आए। कमिश्नर ने निहाल के पास जाकर कहा, मिस्टर निहाल गुप्ता, हमें सारे सबूत मिल चुके हैं। मुस्तफा के अड्डे से लेकर वाशी के गोदाम तक इनके सारे काले कारनामे दर्ज हो चुके हैं। हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और तीनों तड़पती हुई औरतों को टूटे हुए हाथों के साथ जानवरों की तरह घसीट कर पुलिस वैन और कैदियों वाली एम्बुलेंस में डाल दिया गया। उनके खिलाफ किडनैपिंग, हत्या के प्रयास और मनी लॉन्ड्रिंग अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ के ऐसे ऐसे भयंकर केस दर्ज हुए कि उनकी आने वाली कई पुश्तें भी जेल के सलाखों से बाहर नहीं आ सकती थी। गोयल साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर मिट चुका था। जब हॉल पूरी तरह से साफ हो गया तो निहाल वापस मुड़कर अपनी दिया भाभी के स्ट्रेचर के पास आया। दिया ने अपनी धुंधली आंखों से वो पूरा महासंग्राम देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके बेटे ने उनके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से बगावत कर दी। उनका दिल
अब एक अजीब सी शांति और गर्व से भर चुका था। निहाल फिर से उनके पैरों के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, भाभी माँ, मैंने अपना आपका बदला ले लिया। मैंने उन राक्षसों का घमंड तोड़ दिया भाभी माँ। क्या क्या आप अपने इस नालायक बेटे को माफ कर सकती हैं भाभी माँ? दिया की आंखों में खुशी और ममता के आंसू बह निकले। उन्होंने अपना सही सलामत बायां हाथ बहुत प्यार से निहाल के खून से सने गाल पर रखकर कहा, तू तू नालायक नहीं है मेरे लाल। तू तो मेरा अभिमान है। आज तूने साबित कर दिया कि एक माँ के कोख से जन्म लेना जरूरी नहीं होता। तूने मेरे प्यार का, मेरी मेहनत का कर्ज आज ब्याज समेत चुका दिया मेरे बच्चे। मैं जीत गई निहाल। मेरी ममता जीत गई मेरे बेटे। ये कहते हुए दिया के होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान तैर गई। इसके साथ ही वो बेहोश हो गई। उसको ऐसे बेहोश होता देखकर निहाल घबरा कर चिल्लाया। उसने चीख कर कहा, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ। तभी साजिद और मेडिकल टीम तुरंत आगे आई। उन्होंने निहाल को संभालने की कोशिश करके कहा, बॉस, भाभी जी जिंदा है, लेकिन उनकी हालत बड़ी नाजुक है। उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है बॉस। उनकी ये बात सुनते ही आगे से निहाल ने दहाड़ कर कहा, तो खड़े क्यों हो साजिद? मुंबई का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल खाली करवाओ। देश के सबसे बड़े सर्जन को अभी यहाँ बुलाओ। मेरी भाभी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए साजिद, बिल्कुल कुछ भी नहीं। स्ट्रेचर को तेजी से एम्बुलेंस की तरफ लेकर जाया गया। निहाल और शिवम भैया भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गए। कुछ ही मिनट में वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। अगले कई घंटों तक मुंबई के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर निहाल और शिवम मौत से जंग लड़ते रहे। निहाल ने न कुछ खाया, न पानी पिया, न ही अपने कपड़े बदले, और वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अंततः सुबह की पहली किरण के साथ हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान लेकिन गहरी मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर गुप्ता, बधाई हो। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। हमने उनके टांग में स्टील की रोड डाल दी, उनके सारे घावों की ड्रेसिंग कर दी है। आपकी भाभी एक बहुत ही बहादुर महिला है। वो अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये सुनते हैं और निहाल और शिवम ने एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, ये एक भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति के आंसू थे। कुछ हफ्तों बाद जब दिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो निहाल उन्हें बांद्रा को अपने उसी सी फेसिंग पेंट हाउस लेकर आया। लेकिन इस बार घर का माहौल बिल्कुल अलग था। घर के सारे नौकरों को हटा दिया गया था, क्योंकि निहाल खुद अपने हाथों से अपने भाभी माँ की सेवा करना चाहता था। व्हीलचेयर पर बैठी दिया जब बालकनी से समंदर की लहरों को देखती तो निहाल पीछे से आया और उसके पैरों पर शॉल उठाकर उनके पास जमीन पर बैठ गया। निहाल ने बहुत ही मासूमियत से कहा, भाभी माँ, अब मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप और भैया हैं। हम वापस अपनी सीपी वाली फूड कार्ट चलाएंगे। मुझे वही राजमा चावल खाने हैं जो आप भट्टी के सामने खड़ा होकर बनाती थी। तभी दिया ने हंसकर निहाल के कान खींच कर कहा, अरे पागल, तूने इतनी बड़ी कंपनी क्या फूड कार्ट चलाने के लिए बनाई है? तुम अपना बिजनेस संभाल। और हाँ, अब जल्दी से कोई अच्छी सी संस्कारी सी लड़की ढूंढ। मुझे अपनी असली बहू के लिए शॉपिंग करनी है। उनकी ये बात सुनकर निहाल और शिवम दोनों जोर से हंस पड़े। अरब सागर के उन ठंडी हवाओं में आज एक अजीब सा सुकून था। बुराई का
अहंकार का लालच का अंत हो चुका था। आलिया, कामिनी और तान्या अपने किए की सजा जेल की काल कोठरियों में अपने अपाहिज शरीरों के साथ भुगत रही थी। उनका नामो निशान दुनिया से मिट चुका था। दूसरी तरफ निस्वार्थ प्यार, त्याग, ममता की वो पवित्र मूर्त दिया गुप्ता अपने परिवार के साथ खुशियों के उस मुकाम पर खड़ी थी जहां से उन्हें कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता था। निहाल ने साबित कर दिया कि एक औरत का बलिदान और उसका प्यार दुनिया के किसी भी साम्राज्य, किसी भी दौलत और किसी भी अहंकार से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? कल हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है, तो आप लोग 7:15 बजे हमारी कहानियों को देखते रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए।